लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म डिस्कस किया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और अभी डिस्कस करने वाले हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डिस्कस किया है। तो ऑर्गेनिक वहाँ पे क्या था, हम जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो तो आइसोमेरिज्म की आपकी सेम ही होती है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। कि आदमी तो एक ही होगा, उसका बिहेवियर डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट हो जाएगा। कि अगर मान लो तुम जो है निखिल का बिहेवियर देखो तो हम लोग के साथ कुछ अलग है, मम्मी पापा के साथ कुछ अलग ही होगा, और दोस्तों के साथ कुछ अलग होगा, किसी और के साथ कुछ अलग होगा। तो आदमी तो एक ही है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फिर आइसोमेरिज्म जो है कितने तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कि स्ट्रक्चरल तो सेम हो, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, लेकिन उनके स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट है। उनके स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो। फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोगों को आइसोमेरिज्म्स पढ़ने हैं, जैसे लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। 4 आइसोमेरिज्म पढ़ना है हम लोग किसमें, स्टीरियो में, सॉरी स्ट्रक्चरल में। और स्टीरियो में हम लोग को 2 आइसोमेरिज्म पढ़ना है, और दैट इज ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिक। तो हेडिंग डाल लीजिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, हेडिंग डाल लीजिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए लिंकेज आइसोमेरिज्म। बहुत ही आसान टॉपिक है, इसका सवाल आपका सही होगा ही होगा। अगर आपने अच्छे से इस बात को समझ लिया तो इसका सवाल सही होना ही होना। लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म किसकी वजह से होता है, अराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंटेड लिगैंड्स। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनके पास एम्बीडेंटेड लिगैंड्स प्रेजेंस होते हैं उनको हम वो लोग क्या करते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, CONH3 का होल 5 NO2 2+। तो ये देखते पहचान लोगे आप लोग। एम्बीडेंटेड लिगैंड्स में हम लोग, मैंने आपको सिर्फ 3 या 4 बताए थे। एक NO2 बताया था जो कि ONO में कन्वर्ट हो जाता है, एक Cl बताया था जो NC हो जाता है, एक SCN बताया था जो कि NCS हो जाता है, और भी कोई बताया था। यही तीनों आएंगे। ये तीनों आपको दिख जाए, आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन हो, आंख बंद करके क्या कर देना, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख गया ना NO2, तो इसका आइसोमर क्या होगा, CONH3 का होल 5 ONO की पावर 2+। तो दिस एंड दिस आर लिंकेज आइसोमर्स। ये क्या होंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म करेंगे, और द फिनोमिनन इज नोन एज लिंकेज आइसोमेरिज्म। द फिनोमिनन इज नोन एज लिंकेज आइसोमेरिज्म। देखिए, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उन कॉम्प्लेक्सेस में पाया जाता है जिनमें लिगैंड्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। जिनमें लिगैंड्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। अराइजेज ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ लिगैंड्स। लिगैंड्स को अगर हम लोग इंटरचेंज कर देंगे तो इंटरचेंज करने से क्या होता, बन जाएगा
और सबसे आसान समझ लेंगे, सबसे आसान तरीका क्या है कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उन कॉम्प्लेक्सेस में पाया जाएगा जिनमें केटायन और एनायन दोनों क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो, जिनमें केटायन और एनायन दोनों क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो। सिंपल सी बात है। जैसे कि दे रखा है CrCN का होल 6 और CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6। तो इसमें देखिए दोनों केटायन और एनायन दोनों के दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो इनमें हम क्या कर सकते हैं, इनमें हम लोग लिगैंड्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं कि CrNH3 का होल 6 COCN का होल 6, CrNH3 का होल 6 हमने क्या किया, अमोनिया को यहाँ ले आए और Cl को कहाँ ले गए, वहाँ ले गए। इसके बाद आता है आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि काउंटर आयन जो होगा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में, जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स हमारा केटायन, तो काउंटर आयन एनायन जो होगा उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी कि वो एक पोटेंशियल लिगैंड के जैसा बिहेव कर सकता हो, वो एक पोटेंशियल लिगैंड के जैसा बिहेव कर सकता हो। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म इज प्रेजेंट in those complexes in which counter ion can behave like a potential ligand। जो काउंटर आयन हो वो एक लिगैंड के जैसा बिहेव करे। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, CONH3 का होल 5 SO4Br। अगर तुम 10 क्वेश्चन पढ़ोगे तो 9 क्वेश्चन में यही एग्जाम्पल होगा आपके पेपर में जो सवाल आए हुए। तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो काउंटर आयन है वो क्या है, ब्रोमीन है। काउंटर आयन ब्रोमीन है और ब्रोमीन कैन बिहेव लाइक अ लिगैंड। तो आप क्या करोगे, और SO4 कैन बिहेव लाइक अ काउंटर आयन, ये भी होना चाहिए कि अमोनिया काउंटर आयन नहीं बन सकता। तो यहाँ पर आ जाएगा Br और यहाँ पर आ जाएगा क्या, SO4। यहाँ क्या आ जाएगा, SO4। इज दैट क्लियर? तो ऐसे कंपाउंड जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, आयनाइजेशन आइसोमर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आयनाइजेशन। देखिए नेक्स्ट है आपका सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, या इसको हम लोग आयनाइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको एग्जांपल से समझो। जैसे मैंने कहा H2O का होल 6 COH2O का CrH2O का होल 6 C3, ये कंपाउंड दे रखा है। अब देखो क्या होता है, इसमें से आप वाटर को बाहर ले आइए, हो गया H2O5, क्योंकि यहाँ पर क्या था 6 है, और एक Cl को अंदर ले आइए, इक्वल टू CH2 डॉट H2O। तो जब ये क्रिस्टल के फॉर्म में H2O आ जाता है ना, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर 6 वाटर है, 6 वाटर है, 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन है। और इससे क्या होता है, कलर बदल जाता है, कलर चेंज हो जाएगा इसका कलर अलग होगा, इसका कलर अलग होगा। इस तरीके से जब आइसोमेरिज्म लिखा जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं, सॉल्वेट। और ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है।
अब जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं उससे आसान है स्ट्रक्चर यहाँ पे, वहाँ बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, यहाँ नहीं लगाना। कुछ एक हुक लाइन को पकड़ लो, आपको देखते पता चल जाएगा कि कौन सा आइसोमर है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और स्टीरियो में पढ़ना है ज्योमेट्रिकल। देखिए इधर इधर समझिए दीदी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहला है पढ़ना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो आपकी टेट्राहेड्रल हो सकती है ज्योमेट्री या स्क्वायर प्लेनर हो सकती है, लेकिन जो टेट्राहेड्रल वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। ये पॉइंट लिखा हुआ है कि जो टेट्राहेड्रल वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर आप देखोगे तो सभी की जो रिलेटिव पोजीशन होगी, एक और पेन दे दो, जैसे मान लीजिए ये कोई मॉलिक्यूल है जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो कर रहा है ऐसे लाइन, तो सभी के बीच में क्या है 109.28 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल है। तो जब आप एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखोगे तो इनकी रिलेटिव पोजीशन लगभग सेम है, हर जगह से 3 डायमेंशनली सेम है। तो इसमें सिस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट नहीं आ पाएगा, इसमें सिस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट नहीं आ पाएगा। इसीलिए जो टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, लेकिन आपके स्क्वायर प्लेनर वाले करते हैं, स्क्वायर प्लेनर वाले करते हैं। तो हम लोग को समझना है कि जो स्क्वायर प्लेनर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, उनमें कौन कौन से करेंगे। जैसे मान लीजिए केस 1 है जिसमें A एक सेंट्रल एटम है और B जो है वो क्या है, चारों के चारों यूनिडेंटेड लिगाइंड है, चारों के चारों सेम है, तो ये भी शो नहीं करेगा। AB4 शो नहीं करेगा, और ना ही आपका A की जगह M ले लो, MA4 शो नहीं करेगा, और इसी तरीके से MA3B भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो जो सबसे पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा वो कौन करेगा, MA2BT। कौन शो करेगा, MA2BT। जैसे कि एग्जांपल है आपका PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2, PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2। देखो कैसे कैसे शो करेगा जी, PT ये लग गया आपका NH3, फिर ये लग गया आपका Cl। तो जब ये दोनों एक साथ हैं तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। लेकिन जब इनको जस्ट अपोजिट कर दिया जाए कि अमोनिया के दोनों मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पे लगा दें और क्लोरीन को दोनों मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पे लगा दें, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। तीसरा जो केस होगा वो होगा MA2BC। ये भी आपका शो करेगा। इसका एग्जांपल है आपका PTPY का होल ट्वाइस NH3Cl। PTPY क्या है, पैरिडीन। PY क्या है, पैरिडीन, एक यूनिडेंटेड लिगैंड है। अगर आपको याद हो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और एरोमेटिक भी है। और क्या है, एरोमेटिक भी है। तो इसमें देखिए PT जब आपके PY दोनों एक साथ होंगे और NH3Cl कुछ ऐसा लगा दो, तो जब PY दोनों साथ है तो इसे बोलेंगे सिस, और जब PY को 180 डिग्री पे लेके चले जाएंगे तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग ट्रांस। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांस। एग्जैक्टली नोट करिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो टाइप होगा आपका वो होगा MAB का होल ट्वाइस। क्या होगा, MAB का होल ट्वाइस। कितने नंबर पे, 4th नंबर पे MAB का होल ट्वाइस। जैसे कि दे रखा PTNH2
CH2COO माइनस, COO माइनस, ये है आपका, ठीक है। ये क्या है आपका बेसिकली, ये ग्लाइसिन है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो PTGLY का होल ट्वाइस। ये एक बाइडेंटेड लिगैंड है, ग्लाइसिन याद है, दिस इज ग्लाइसिन NH2CH2COOH, यहां से एक H इसने दे दिया, अमीनो एसिड की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि इसमें PT, दिस इज NH3CH2 और C डबल बॉन्ड O दिस, तो यहां से कोऑर्डिनेशन हो गया। अब इसी को क्या करें, इधर से भी अगर सेम टाइप से कोऑर्डिनेशन हो रहा, PTCH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, तो जब ये OO या NH2 मैच कर रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे, सिस। और इसी में क्या करें, एक को होल्ड कर दे, एक को एज इट इज रखें, एक को एज इट इज रखें लाइक दिस, और दूसरे को क्या कर दें, पलट दें। ये हो गया C डबल बॉन्ड O से कोऑर्डिनेशन हो गया CH2NH2, तो ये हो गया आपका क्या, ट्रांस, ये हो गया आपका ट्रांस। अब अगर आपको याद हो तो C डबल बॉन्ड C के अराउंड अगर AB और इधर A और D, तो हमने कहा था कि इस कार्बन से दोनों के दोनों ग्रुप डिफरेंट लगे होने चाहिए और दोनों कार्बन से कम एक ग्रुप जो है मैच करना चाहिए, तो ही जाके सिस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इससे A लगा है, इससे B लगा है, इससे D लगा है और इससे E लगा है, तो क्या अगर चारों डिफरेंट हो जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर चारों डिफरेंट हो जाए तब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर सिस और ट्रांस नहीं होके क्या होगा, E और Z होगा। यहाँ क्या होगा, E और Z होगा। तो ये याद रखिएगा आप लोग। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि इससे ग्रुप दोनों डिफरेंट होने चाहिए। बस इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग सिस और ट्रांस से नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही यहाँ पर होता है कि अगर आपका चारों के चारों ग्रुप ABCD डिफरेंट हो जाएंगे तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। और इसका एक ही एग्जांपल है जो कि NCERT में दे रखा है, एक एग्जांपल जो कि ज्यादातर पूछा जाता है, मैं अभी आपको देख के बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, PTNH3Br, PTNH3Br PY, PTNH3Br PY और Cl, ये हमारा कंपाउंड है। देखो इसमें सारे के सारे ग्रुप क्या लगे हुए हैं, डिफरेंट लगे हुए हैं, और ये तब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब कैसे करेगा, कैसे इसको लिखा जाएगा, ये समझो। प्रैक्टिकली देखा गया है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, और फिर उनमें सिस और ट्रांस में प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ पर इसको कहा गया कि रिलेटिव देखेंगे कि किसी दो ग्रुप को मार्क कर लेंगे, और अगर ये दोनों ग्रुप एक साथ हैं तो इनको सिस बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर ये NH3 लगा हुआ है और ये आपका Br और ये Cl हो गया और ये आपका Py हो गया, तो अभी भी ये क्या कहलाएगा, सिस कहलाएगा। अभी भी ये क्या कहलाएगा, सिस कहलाएगा। और जिनको आपने मार्क कर रखा है वो अगर अपोजिट में आ जाए, NH3 और Br को वो अगर अपोजिट में आ जाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। तो जब MABCD का फॉर्म होता है तो इसमें आपके दो सिस बनते हैं और एक ट्रांस बनता है। एक क्या बनता है, ट्रांस बनता है। तो ये वो कंपाउंड्स हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो करते हैं और स्क्वायर प्लेनर है। और क्या है, स्क्वायर प्लेनर है, क्योंकि टेट्राहेड्रल तो करते ही नहीं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, तो आपके जो है बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो थे वो कंप्लीट हो गए। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले को अगर एक जगह हम लोग समराइज करें तो समराइज कैसे करेंगे,
और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर मैं समरी लिखूं अभी तक का, तो समरी क्या हो जाएगी कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और टेट्राहेड्रल शेप है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। लेकिन अगर स्क्वायर प्लेनर है, अगर आपका स्क्वायर प्लेनर है तो देगा। और उसमें क्या होगा कि जो आपके MA4 एंड MA3B ये दोनों टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे। लेकिन अगर यही बात आपकी MA2B2 की होती है तो ये शो करेगा, MA2BC की बात होती है तो करेगा, MAB का होल ट्वाइस हो अगर तो करेगा, और M से चारों के चारों अगर यूनिडेंटेड डिफरेंट हो वो भी आपका करेगा। ये आपको समरी में याद रखना होगा जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। किसके लिए है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। तो आप लोगों को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? वो पढ़ना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में यानी कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी बात हो रही है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात हो रही है। मैं सबसे पहला MA6 या फिर हो आपका MA5B, ये दोनों के दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देंगे, क्योंकि सिस होने के लिए, ट्रांस होने के लिए दो कम से कम डिफरेंट होने चाहिए। दूसरा होगा MA4B2। दूसरा क्या होगा? MA4B2। ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। जैसे कि एग्जांपल है CrNH3 का होल 4 Cl2 की पावर प्लस। तो इसे जब आप बनाओगे तो आप देखोगे कैसे बनेगा। CrNH3 दिस इज NH3, और ये सारे के सारे कहाँ होंगे? स्क्वायर के वर्टिसेस पे होंगे लाइक दिस। और जो Cl होगा, एक Cl बाहर होगा और एक Cl क्या होगा? अंदर होगा। तो उसको हम लोग ऐसे लगा देंगे। तो देखो दोनों के दो Cl क्या है? अपोजिट है। तो ये क्या है? ये है आपका ट्रांस। ये क्या है आपका? ट्रांस। नेक्स्ट में आइए NH3 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 और Cl और इसको ऐसे मिला दें अगर, और उसके बाद एक और Cl यहाँ लग गया और यहाँ पर NH3। ये दोनों के दोनों Cl कहाँ है? पास में। तो इसको क्या बोलेंगे? सिस। इसको क्या बोलेंगे? सिस। सीधे सीधे उसमें आया हुआ है, बोर्ड में पेपर में आया हुआ है सवाल। ठीक है। अब अगर आप लोग क्या करें, नोट करें। नेक्स्ट है आपका तीसरा, और वो है MAA का होल ट्वाइस B2। MAA का होल ट्वाइस B2। A का क्या मतलब है? A एक बाइडेंटेड लिगैंड है जिसमें दोनों डोनर एटम क्या है? सेम है। AA एक बाइडेंटेड लिगैंड है जिसमें दोनों के दोनों डोनर एटम क्या है? सेम है। जैसे कि EN ले लिया जाए, NH2 CH2 CH2 NH2, ये क्या है? EN है। सर ऑक्सिलेट भी है ना? ऑक्सिलेट भी, बिल्कुल सही बात है। OX हो जाए COO-, ये एक बाइडेंटेड लिगैंड है लेकिन दोनों का डोनर एटम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों का डोनर एटम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इधर देखो, इसका एक पॉपुलर एग्जांपल है COEN का होल ट्वाइस Cl2+। अब देखो, इसको बनाते समय एक बात का ध्यान देना, जो बाइडेंटेड लिगैंड है उसको कैसे डील करना, क्योंकि इसमें आगे जाके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को भी डिस्कस करना है। तो आप कैसे भी नहीं बना सकते हो। सिस और ट्रांस तो बन जाएगा,
लेकिन ऑप्टिकल में प्रॉब्लम आने लगेगी। तो जब आप इस तरीके के कंपाउंड को बनाओगे तो जो बाइडेंटेड लिगैंड होगा, जो आपका बाइडेंटेड लिगैंड होगा, उसको एक को तो हॉरिजॉन्टल में रखो लाइक दिस, EN कुछ ऐसा रहेगा, और एक को लगभग 100 डिग्री के एंगल पे लेके चले जाओ, एक EN ऐसा रहेगा। ये दो एरो क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि ये बाइडेंटेड है। ये क्या है? बाइडेंटेड। फिर आपका ये Cl और ये Cl और इसके ऊपर ये प्लस। तो अब दोनों Cl एक साथ लगे हुए हैं तो दिस इज सिस। और अगर यही दोनों Cl जो है अपोजिट लग जाए और जो EN है वो कुछ इस तरीके से लग जाए लाइक दिस, तो ये वाला जो होगा वो क्या होगा? ट्रांस होगा। ये क्या होगा? ट्रांस होगा। ये क्या होगा? ट्रांस होगा। नोट करिए। नेक्स्ट समझिए, अगर अभी मैंने बताया कि अगर सिस और ट्रांस के लिए चारों ग्रुप अगर डिफरेंट हो तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये मत देखें कि जब सिस होगा और ट्रांस होगा तो ही ज्योमेट्रिकल होगा, ऐसा नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। जैसे M से 3 यूनिडेंटेड अलग और 3 अलग लगे हुए हैं तो भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। इसका एग्जांपल है आपका CONH3 का होल थ्राइस NO2 का होल थ्राइस प्लस। ठीक है, अब देखो क्या होता है, यहां पर सिस और ट्रांस नहीं लगता, यहां पर लग जाता है फेशियल और मेरीडोनल, NO2 और NO2 प्लस। अब देखो जरा, अगर ये 3 ग्रुप एक साथ लगे हुए हैं तो इसे बोलते हैं फेस, या इसी को बोलते हैं फेशियल। और अगर यही तीनों ग्रुप को अलग अलग कर दिया जाता है, CONH3 NH3 NO2 NH3 NO2 और NO2, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मर, या बोलते हैं मेरीडोनल। क्या बोलते हैं? मेरीडोनल। ठीक है, और ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसी तरीके से फिफ्थ है आपका MABCD EF, 2 2 4 2। जब छयों के छयों डिफरेंट हो, तो जैसे चारों डिफरेंट थे तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा था, तो जब छयों डिफरेंट होंगे तो भी GI होगा। और टोटल GI कितने होंगे? 15। टोटल GI 15 होंगे। ये याद रखना होगा आपको कि इसके टोटल GI क्या होंगे? 15 होंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, देखिए इधर नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। नीति हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होते हैं, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो मॉलिक्यूल शो करते हैं जो कि कायरल होते हैं। जो क्या होते हैं? कायरल। और कायरल कौन से होते हैं? जिनसे एक कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होते हैं। ऐसा किसमें होता था? ऑर्गेनिक में। यहाँ भी कायरलिटी होगी, लेकिन कायरलिटी यहाँ पर देखी जाएगी जिनका मिरर इमेज जो हो वो क्या हो? नॉन सुपर इम्पोजिबल। मिरर इमेज क्या हो? नॉन सुपर। जैसे हाथ है, ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, और इसको उठाकर इस पे रखोगे तो उंगलियां तो मैच कर रही हैं, अंगूठा नहीं मैच कर रहा, तो ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल है। और नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब ये है कि प्लेन पोलराइज लाइट को जब इस मॉलिक्यूल से पास करेंगे तो ये उसको या तो राइट कर देंगे या तो लेफ्ट कर देंगे। अगर राइट करते हैं तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाएंगे, अगर लेफ्ट कर देते हैं तो लियो रोटेटरी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? लियो रोटेटरी। इज इट क्लियर? यस सर। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि ऑप्टिक और जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या होते हैं? मिरर इमेज होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? इनेंशियोमर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनेंशियोमर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनेंशियोमर्स। और कायरल वो होते हैं जो कैन नॉट बी सुपर इम्पोजिबल,
जो कि क्या होने चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं ले लूं, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं वो केवल ऑक्टाहेड्रल करते हैं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में जो आपका शो करेगा वो MAA का होल थ्राइस, जैसे कि COEN का होल थ्राइस 3+, COEN का होल थ्राइस 3+। तो देखिए इसे, ये हो गया CO और ये हो गया EN। अब EN, एक EN को आप हॉरिजॉन्टल लगाएंगे और अगले वाले EN को लगभग 100 डिग्री पे, फिर अगले वाले EN को लाइक दिस, और इसके ऊपर आ जाएगा 3+, इसके ऊपर क्या आ जाएगा 3+। अब इसका जब हम लोग मिरर इमेज बनाएंगे तो मिरर की खासियत क्या होती है, जो चीज जहां होगी उतने पे ही क्या करेगा, ये दूसरे साइड लेकर चलाएगा। तो ये वाला दोनों लोग पास में है, तो ये मिरर के पास में ही होगा लाइक दिस। ये आपका दूर है तो क्या हो जाएगा, ये दूर हो जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा 3+ आ जाएगा। अब अगर इसको उठाओ, इसको उठाकर इस पे रखोगे तो देखो ये वाला लोग कहाँ पड़ रहा है, इधर पड़ रहा है, और ये वाला कहाँ पड़ रहा है, इधर पड़ रहा है। तो ये एक दूसरे के क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, इनएंसोमर्स है। अगर ये D है तो ये क्या है, L है। अगर ये प्लस है तो ये क्या है, माइनस है। और ये DL और प्लस माइनस कैसे डिसाइड होगा, एक्सपेरिमेंट से डिसाइड होगा, इसको देखकर बता नहीं सकते हम लोग। इज दैट क्लियर? यस सर। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो MAA का होल ट्वाइस B2, MAA का होल ट्वाइस B2, जैसे कि MAA का होल ट्वाइस B2 या COEN का होल ट्वाइस Cl2। तो इसको भी बनाओ, EN को हमेशा हॉरिजॉन्टली बनाना, इस चीज को याद रखना, और हो जाएगा 2Cl। और फिर इसका बन जाएगा क्या, मिरर इमेज। इसका क्या बन जाएगा, मिरर इमेज। इधर Cl आ जाएगा और एक EN यहाँ पर और ये वाला EN यहाँ पर, ये एक दूसरे को क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे और क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। अब आपको एक बात ध्यान रखना होगा, ये जो है ना, ये GI भी देता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी देता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी देता है। ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी देता है और आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी देता है। जो आपका सिस होता है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा, ट्रांस ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होते हैं। ये चीज यहां पे लिख लेना, सिस ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, ऐसे लिख लो, हिंदी में लिख लो, क्या दिक्कत है। और ट्रांस जो होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होते हैं। ट्रांस जो होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होते। ये बात याद रखिएगा। अभी हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे सब बातें पता चलेंगी। थ्योरी बाकी कंप्लीट हो गई है, यहाँ तक कल रिवाइज करके आइए। पहले इस पे आइसोमेरिज्म पे PYQs करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर वार्नर थ्योरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।